नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंटेंसिटी पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में और हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से पढ़ लिया था। हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था वो उसमें रह गया था, जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज हम किस टाइप के स्ट्रक्चर को के लिए करते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है सिलेंड्रिकल। जब भी कोई शेप हमको सिलेंडर टाइप में होती है तो वहां पर उसकी कैलकुलेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप का मतलब जैसे कोई ड्रम, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। ये मार्कर जो है इसका भी शेप सिलेंड्रिकल है। जो वायर होता है हमारा, उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है। अब वायर बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वायर के अंदर बाहर जब हम निकालते हैं तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो यूज होने वाले कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एस, फाई और जेड। ठीक है, अब देखिए ये हमारी एक्स वाई जेड एक्सिस है। क्लियर? मैं अगर इसको समझाना चाहूं तो इस तरीके से देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ ये 0 0 पॉइंट है, मैं यहाँ से शुरू करूं और यहाँ से मैं एस डिस्टेंस आगे जाऊं। क्लियर? इतना क्लियर है? यहाँ से मैं यहाँ से चला और यहाँ अभी एक बार इधर देखिए, पहले मान लीजिए मैं एक्स एक्सिस पर चला और मैं एस डिस्टेंस तक चला, कोई दिक्कत? अभी देखिए ये जो लाइन है, जो एस जिसकी डिस्टेंस है यहाँ तक, ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है। अब मान लीजिए मैं अब इस पॉइंट को सेंटर मान के और एस को रेडियस लेके अगर मैं घूमना स्टार्ट करूँ इस तरीके से तो एक सर्कल टाइप बनता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं फाई एंगल चलने के बाद यहाँ पर रुक गया। ठीक है, अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और इसको बढ़ते हुए पीछे वापस यहाँ पर आ जाता हूँ तो मैं टोटल 2 पाई एंगल यानी फाई इक्वल्स टू 2 पाई यानी 360 डिग्री मैं ट्रेवल कर लेता हूँ, यानी मैंने एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो रेडियस है एस और ये जो फाई है ये जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। क्लियर? अब मैं क्या करूं, इसको मैं ऊपर, ये जो पूरा सर्कल बना है इसको अगर मैं ऊपर की तरफ हाइट दे देता हूं तो ये मेरी जो शेप बन जाएगी कैसी बन जाएगी? सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पर हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स यूज हुए हैं, एक तो एस, दूसरा फाई और तीसरा जेड, जो कि हाइट के लिए होता है। फाई हमारा उसको रोटेट कराने के लिए और एस हमारा उसको रेडियस देने के लिए। ठीक है, तो एस, फाई और जेड हमारे जो है कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। और यहाँ पर फाई को जो लिमिट्स जो होती है हमारी 0 to 2 पाई की हमारी लिमिट होती है, जेड की लिमिट 0 to इन्फिनिटी होती है और एस की लिमिट भी 0 to इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब हम लोकेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को, पी को। ठीक है, जो कि 3D स्पेस में किसी सिलेंड्रिकल शेप में प्रेजेंट है। जब ये पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसको मैं अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट्स जो दूंगा सिलेंड्रिकल के अकॉर्डिंग, एस, फाई और जेड। क्लियर? अब देखिए जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर या नॉर्मल डालता हूँ। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा पी से क्यू को मिलाया हमने। ठीक है, अब इस शेप को समझने के लिए आप अपने घर के दीवार की उस पॉइंट को देखिए या एक कोने को देखिए जहां पर 3 सरफेस आकर मिलते हैं, यानी 2 तो दीवार और एक या तो ऊपर का रूफ वाला सरफेस या नीचे का फ्लोर वाला सरफेस। ठीक है, अब ये समझिए कि आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक है, तो उस पॉइंट से आप एक जेड एक्सिस हम उस जगह को मान सकते हैं जहां पर 2 दीवारें आकर इंटरसेक्ट होती हैं। उस पॉइंट से अगर मैं उस एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये कुछ पी क्यू इस टाइप से दिखेगा। और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये सेम डिस्टेंस जब मैं इसको नीचे परपेंडिकुलर डालूंगा और इसको यहाँ पर मिलाऊं तो ये वही डिस्टेंस होगी, यानी एम ओ बराबर हमारा पी क्यू बराबर एस। ठीक है, समझ में आया? अब ये वही वाली बात है, इसको अगर मैं 5 डिग्री से रोटेट करा देता हूँ
तो ये 360 डिग्री कंप्लीट करके एक सर्कल बनाएगा और इसको हाइट दे दी जाएगी। तो ये वाली जो यहाँ पर हाइट, ये z, ये बिल्कुल वही है जो यहाँ से लेके यहाँ तक की z हाइट है, ठीक है, और ये फाई एंगल है। तो इस तरीके से हम फिजिकली इसको हम शो कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लाइन एलिमेंट हम किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं थोड़ा सा dl डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया है, ठीक है। तो dl डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं s कैप की डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लूँ तो ये ds होगा, तो मैं इसको ds लिख सकता हूँ क्योंकि ये s कैप की डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम ds s कैप लिखेंगे। अब क्योंकि अब चेंज जब होगा तो तीनों कोऑर्डिनेट्स में होगा, तो अब फाई कैप कोऑर्डिनेट क्या होगा, जब मैं थोड़ा सा ds यहाँ आगे आया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा एंगल डी फाई यहाँ से मैं यहाँ आया और यहाँ से थोड़ा सा डी फाई एंगल मैंने यहाँ ट्रेवल किया, तो कुछ इस तरीके से पोजीशन बनेगी। यानी ये पहले एस था, अब मैं थोड़ा सा डी फाई एंगल हुआ, यानी ये जो एंगल है वो डी फाई है, ये एस है, ठीक है। तो ये वाली जो डायरेक्शन जा रही है ये फाई कैप की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू है, ये आर्क की वैल्यू, ये होगी एस डी फाई, और ये एस डी फाई जो है हमारी फाई कैप के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम एस डी फाई कैप बोलेंगे। और तीसरी चीज, अगर हम जेड कैप की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं डी जेड, तो वो डी जेड कैप। तो इस लाइन एलिमेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। अगर हम एरिया एलिमेंट को लिखना चाहें तो अब देखिए, किसी भी सिलेंड्रिकल शेप में दो टाइप से हम एरिया शो कर सकते हैं। यानी जैसे समझिए ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। इसमें एक तो ये कर्व्ड सरफेस वाला एरिया है और एक ये जो फ्लैट एरिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग में रखना चाहूं तो ये एस कैप क्या है, इस ओरिजिन से बाहर की तरफ, यानी यहाँ पॉइंट आउट बाहर की तरफ जो जा रहा है वो एस कैप। तो एस कैप जो डायरेक्शन होगी इस कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस पर कोई एरिया एलिमेंट लिखना चाहूं, जैसे ये बाहर कर्व्ड सरफेस एरिया है, यहाँ पर कोई एरिया एलिमेंट लिखना चाहूं तो ये किस डायरेक्शन में है, ये एस कैप के डायरेक्शन में है। अब एस कैप के डायरेक्शन को अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को फाई कैप और जेड कैप वाले का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आएगा हमारा एस डी फाई डी जेड, एस डी फाई डी जेड और एस कैप। उसी तरीके से हम एक एरिया इस फ्लैट सरफेस पर यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इस वाले फ्लैट सरफेस पर, और जब ये फ्लैट सरफेस पर एरिया आएगा तो इसका जो वेक्टर कंपोनेंट होगा या यूनिट वेक्टर होगा ऊपर जेड कैप डायरेक्शन में आएगा, जेड कैप डायरेक्शन में आएगा। इसलिए जब हम इसका एरिया एलिमेंट निकालेंगे तो हम एस कैप और फाई कैप वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एस डी फाई जेड कैप आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा एक तो फ्लैट सरफेस के लिए आता है और एक कर्व्ड सरफेस के लिए आता है, क्लियर। उसी तरीके से अगर मान लो इस पूरे सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर कोई हमने छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, तो उसका अगर वॉल्यूम एलिमेंट डी भी निकालना चाहें तो ये इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये एस डी फाई डी जेड आ जाएगा। अगर मैं जनरली बात करूं, अगर देखो डी वी एस को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा v इक्वल्स टू एस डी फाई डी जेड। और हम जानते हैं कि किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको एस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, क्लियर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एस डी एस, इसकी लिमिट क्या होगी 0 टू एस, ठीक है। दूसरा डी फाई, और डी फाई की लिमिट 0 टू पाई, ठीक है। और ये जेड, ये माइनस जेड अपॉन टू टू जेड अपॉन टू डी जेड, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर जेड इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो ये एस फाई और जेड है इनको हम
आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में किस तरीके से लिख सकते हैं। यानी ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, इनको अब हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर्स के टर्म में लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं। ये जो पी एम है, जैसे कि पी हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, यानी जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये, ठीक है, ये पी एम जो है हमारा ये एस के बराबर होगा। ठीक है, ये पी एम एस के बराबर होगा, यानी ये जो इस एक्सिस से यानी जेड एक्सिस से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जब मैं हमने इस पॉइंट से प्लेन एक्स वाई पर परपेंडिकुलर डाला या नॉर्मल डाला और फिर उस पॉइंट को ओ से मिलाया यानी ओरिजिन से मिलाया, तो ये डिस्टेंस भी जो होगी वो हमारी एस होगी। ठीक है, ये क्लियर है जैसे कि हम सबको पता है। अब हमको ये पता है कि ये जो एस वेक्टर जो है ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है। क्लियर, जब ये एस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है तो इस वेक्टर की एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी एस कॉस फाई, यानी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा एक्स कॉस फाई। और उसी तरीके से इस वेक्टर की हमारी वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होगी वो वाई इक्वल्स टू एस साइन फाई। क्लियर, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है वेक्टर एस जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि ये वेक्टर एस जो है हमारा एक्स वाई प्लेन में है तो इसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट के टर्म्स में वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू एस कॉस फाई आई कैप प्लस वाई की जगह हमारी एस साइन फाई जे कैप ये वैल्यू लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो वेक्टर एस की वैल्यू आ गई। अगर अब मैं एस कैप निकालना चाहूं तो एस कैप बराबर वेक्टर एस अपॉन मॉड ऑफ एस, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी वेक्टर उसकी यूनिट वेक्टर निकालनी हो तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर एस यानी सिंपल एस हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर एस क्या होगा हमारा एस कॉस फाई आई कैप, यानी इस पूरे में एस कॉमन ले सकता हूँ, प्लस साइन फाई जे कैप और डिवाइड बाई एस, ये एस से एस खत्म हो जाएगा तो एस कैप की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। तो ये हमारी एस कैप की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसी तरीके से हम फाई कैप को भी आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिख सकते हैं, और ये जो जेड कैप है इसको भी। ठीक है, सिंपली ध्यान रखने के लिए कि फाई कैप की वैल्यू आई जे के टर्म्स में क्या आती है, जो एस कैप की वैल्यू आई है उसमें फाई वाले टर्म्स को हम फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, याद रखने का तरीका है एक तरीके से। तो कॉस फाई को माइनस साइन फाई आई कैप और साइन फाई का प्लस कॉस फाई जे कैप। तो ये जो आ गई हमारी, ये आ गई हमारी फाई कैप की वैल्यू, क्योंकि जेड कैप जो है हमारा, जेड कैप हमारा ये इस डायरेक्शन में है और ये किस डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में, तो जेड कैप बराबर हमारा रहेगा के कैप। तो ये हमारा एक्स एस कैप फाई कैप और जेड कैप यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर्स है उनका कन्वर्जन हो चुका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के यूनिट वेक्टर्स जो कि होते हैं हमारे आई जे और के कैप। ठीक है, ये सब बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि एस फाई और जेड जो है वो आपस में किस तरीके से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो इसको साफ कर देता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे कि हमने आई जे और के इनमें देखा था कि ये इस तरीके से रिलेट होते हैं, उसी तरीके से आर थीटा फाई भी, आर थीटा फाई इस तरीके से रिलेट होते हैं। इन सब के ऊपर कैप लगा देते हैं यूनिट वेक्टर शो करने के लिए। उसी तरीके से एस फाई और जेड ये भी आपस में इंटर रिलेट होते हैं, जैसे कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके होंगे कि इन सब का मतलब क्या था। तो इसका मतलब है हमारा एस कैप क्रॉस फाई कैप हमको देगा जेड कैप, फाई कैप क्रॉस जेड कैप हमको देगा एस कैप, एंड जेड कैप क्रॉस एस कैप हमको देगा फाई कैप। तो ये जो हमारे एक्स फाई एस फाई और जेड में
आपस में इनके वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का रिलेशन होता है। ठीक है, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया हमारा। उसी तरीके से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। इसको समझा देता हूँ। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो साइन थीटा वाला टर्म्स आता है, क्योंकि एस कैप और फाई कैप क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी एस कैप और फाई कैप यूनिट वेक्टर्स जो है, ये तीनों ही वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब साइन 90 टर्म्स में आएगा तो साइन 90 हमारा 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू जेड कैप आती है। ठीक है, और जो उनका प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एस कैप डॉट एस कैप, ये होगा हमारा 1, क्योंकि एस कैप और एस कैप के बीच का एंगल 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली फाई कैप डॉट फाई कैप की वैल्यू भी 1 आती है और जेड कैप डॉट जेड कैप की वैल्यू भी 1 आती है। लेकिन अगर हम एस कैप डॉट फाई कैप या फाई कैप डॉट जेड कैप या जेड कैप डॉट एस कैप करते हैं तो ये हमेशा 0 आएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सारे वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और जब इनका हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो cos 90 का टर्म आएगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये सारे टर्म्स ये 0 होते हैं, ये 1 होता है। और ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस साइक्लिक टर्म में, वो जो तीसरा वेक्टर बचा हुआ होता है उसके यूनिट वेक्टर के इक्वल आता है। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से हमारे जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये आपस में रिलेटेड रहते हैं, इनका कार्टेशियन में हम किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, और लाइन एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, एरिया एलिमेंट क्या होता है, इन सब का हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से रिलेटेड वीडियो थी। इससे पिछली एक वीडियो में हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर खत्म होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत हमको ये तीनों कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, इसकी जरूरत ईएमटी के बहुत से न्यूमेरिकल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और मैग्नेटोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं, उनमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमको वहां पर अपना अप्रोप्रिएट सिस्टम चूज करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं, और फिर न्यूमेरिकल को करने में हमको थोड़ी आसानी होती है। तो इन सब की जानकारी होना हमको जरूरी था। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो नेट और गेट फिजिक्स से रिलेटेड मैं आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।